Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is arithmetic progression. Arithmetic progression is the chapter number 5 of class 10th. Class 10th का arithmetic progression है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. पेपर में ये 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है. 5 से 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में ये आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? तो देखिए, अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल और प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज. एक ऐसी सीरीज लिखी होगी आपके सामने जो मैथ्स के ऊपर बेस्ड होगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सीरीज लिख के दूं यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे, तो ये एक सीरीज है. अब इस सीरीज को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहूंगा. तो अगर मैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहूंगा तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? तो देखिए, सबसे पहली बात है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? एक ऐसी सीरीज जिसके सभी टर्मों के बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है. या आप ये भी कह सकते हैं कि हर प्रीसीडिंग नंबर में एक प्रीसीडिंग टर्म, यहाँ जो ये जो नंबर्स हैं इन्हें टर्म्स कहते हैं, हर प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स वैल्यू जोड़ी जाती है, एक फिक्स नंबर जोड़ा जाता है जिसकी वजह से एक नया नंबर आ जाए. तो ऐसी सीरीज जिसमें टर्म्स के बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है, तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और वो ज़ीरो भी हो सकती है. अगर आप इस सीरीज़ में आप अगर ऐसे देखेंगे तो ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है जिसमें नंबर पॉजिटिव होकर चल रहे हैं. सपोज एक सीरीज़ ऐसे होती है अगर मेरे पास में, तो ये सो ऑन में चल रही है, तो ये सीरीज निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों से मिलकर बनी हुई है और इन सबका जो गैपिंग है वो सेम ही है. तो इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है जिसमें सभी टर्मों के बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है. आप ये भी कह सकते हैं कि हर पिछले नंबर में एक फिक्स अमाउंट जोड़ने पर नया नंबर आएगा, फिर उसमें फिक्स अमाउंट, वही फिक्स अमाउंट जोड़ेंगे तो नया नंबर आएगा. तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो आइए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और क्या क्या होता है. तो देखिए, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होता है उसे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कहते हैं. लाइक मेरे पास एक सीरीज दे रखी है, ये सीरीज है 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट. तो इसमें जो ये फर्स्ट टर्म होता है इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 2 है. जो दोनों नंबर के बीच में जो स्पेस होता है, जो काउंटिंग होती है, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है. अगर आप चाहें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, यानी कि टर्म 2 माइनस टर्म 1. ये टर्म 2 है और ये टर्म 1 है. आपको और भी अगर देखना है तो आप टर्म 3 में से टर्म 2 माइनस कर लीजिए, टर्म 3 में से टर्म 2 माइनस कर लीजिए, टर्म 4 में से टर्म 3 माइनस कर लीजिए. इन सबका स्पेस अगर सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि दी गई सीरीज हमारी एपी की सीरीज है. तो फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका ए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, और इसके किसी भी टर्म का अगर मान लो मुझे वैल्यू फाइंड आउट, जैसे इस टर्म में जो जैसे अगर मैं ये डॉट 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 ना लगाऊं तो हाउ मेनी टर्म्स इन द सीरीज? देयर आर 1 2 3 4 5 6. तो एन जो है वो कितना है? 6 टर्म है. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. कितने नंबर की सीरीज है? 6 नंबर की सीरीज है. लेकिन अगर डॉट 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 लगा होता है तो मैं एन की वैल्यू नहीं बता सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट है इस जगह पे. तो इस तरह से हमारे ये एपी शुरू हो जाएगी. इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है उसे कहते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी. यहाँ पे आप ए क्या होता है आपको पता चल गया है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज होता है. डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज होता है. एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं. अगर आपको नंबर ऑफ टर्म पता है तो एन की वैल्यू वहां पुट अप करेंगे. अब बात आती है ए एन क्या होता है. अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक सीरीज है 2 4 6 8 10 12. अब इस सीरीज में 3 3 6 टर्म है. यहाँ पे कोई मुझसे पूछे कि इसी सीरीज में 18th पोजीशन पे कौन होगा, 18वें नंबर के टर्म में कौन होगा, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे क्वेश्चन में अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि इस सीरीज का 18th टर्म क्या है, तो ऐसी जगह पे n की वैल्यू 18 हो जाएगी. 18th टर्म, 18वां टर्म क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 18 हो जाएगी और उस टर्म की जो वैल्यू होगी वो an हो जाएगा.
तो an क्या होता है, an पूछे गए या दिए गए नंबर की वैल्यू होती है। जैसे इस सीरीज में मुझसे पूछा 18वां टर्म क्या है, तो 18वां टर्म 18th टर्म, तो n की वैल्यू 18 हो जाएगी और उस टर्म की जो वैल्यू निकलेगी उसे an कहेंगे। आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पे a 18 निकालना है मुझे। a की वैल्यू कितनी है, 2 है आपके पास। n की वैल्यू मुझे पता चल गई 18 है, 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, अगर आप d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 दिस इज 2, t2 में से t1 माइनस किया 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। दिस इज 18 माइनस 1 17 इंटू 2, दिस इज 2 प्लस 34, दिस इज 36। तो इस सीरीज को अगर हम आगे कंटिन्यू करते रहें तो 18th टर्म पे 36 आएगा। तो इस तरह से हम ये सीरीज को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज के कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि अगर मुझे 18 टर्म निकालना है तो 18 माइनस 1 करना पड़ता है। अगर मैं 17 टर्म निकालूंगा तो 17 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो जो हमारी AP बनती है वो हमारी कुछ इस तरह से बनती है। अगर पहला टर्म a है तो दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, पाँचवा a प्लस 4d। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जिस भी टर्म की वैल्यू निकालनी है उससे एक d कम रखना पड़ता है। जैसे मुझसे किसी ने बोला 5th टर्म की वैल्यू निकालो तो ये a प्लस 4d है। किसी ने मुझसे बोला कि 99th टर्म की वैल्यू निकालो, तो मैं बस 99 टर्म की वैल्यू कैसे निकालूंगा, a प्लस 98d करके। किसी ने बोला 14th टर्म की वैल्यू निकालो, a 40 की वैल्यू निकालो, तो a प्लस 39d। जितनी वैल्यू जिस टर्म की वैल्यू निकालनी होती है उससे एक d को कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले नंबर के पास d नहीं होता है। बाकी सब में a है लेकिन सब में यहाँ पे d भी है, लेकिन फर्स्ट टर्म के बाद d नहीं होता, तो एक d हमेशा कम रहेगा। तो इसीलिए अगर 14 टर्म बोलेंगे तो 39d हो जाएगा, 19 टर्म बोला है तो 98d हो जाएगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज की शुरुआत होती है। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो दिस इज एक्सरसाइज 5.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन की हेडिंग है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट की वजह से आपको इसकी AP फाइंड आउट करनी है। आपको इस स्टेटमेंट की वजह से आपको AP की सीरीज बनानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक टैक्सी वाला है, वो टैक्सी का फेयर कुछ इस तरह से ले रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज़ लेगा, 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर, और हर किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं पहले किलोमीटर में 15 रुपीज़ हो गया, अगला 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 उसके अगले अगले में कैसे चलेंगे। तो देखो यहाँ पहले किलोमीटर पे तो 15 रुपये उसने फिक्स कर रखा है, अगला जैसे ही 1 किलोमीटर होगा वो 8 रुपये और 8 रुपये लेगा। तो अगर मैं 2 किलोमीटर पे उतर जाऊँ उसकी गाड़ी से तो मुझे कितना रुपये पे करना पड़ेगा, 15 रुपये तो पहले किलोमीटर के देने ही पड़ेंगे, 8 रुपये और देने पड़ेंगे, तो हो जाएगा 23 रुपीज़। अगर मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा तो 8 रुपये और देने पड़ेंगे, दिस इज 31, और 3 किलोमीटर 8 अगले किलोमीटर में जाऊंगा तो 39, और अगले किलोमीटर में जाऊंगा तो 47, और अगले किलोमीटर में जाएंगे तो 55, और अगले किलोमीटर में जाएंगे तो 63, और सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारी AP बन गई। लेकिन ये हमारा मैनुअल तरीका है, फॉर्मूले में कैसे रखेंगे देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट किलोमीटर है हमें मालूम है फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, A, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, और हर किलोमीटर में 8 रुपये जुड़ता चला जा रहा है, तो यानी कि 8 रुपये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो D की वैल्यू क्या हो गई है 8। तो मुझे सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो सीरीज क्या होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगी सीरीज, पहले में 15, दूसरे में 15 प्लस 8, तीसरे में 15 प्लस 2 इंटू 8 इज 16, अगले में 15 प्लस 3 इंटू 8 24, 15 प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 एंड सो ऑन। तो मेरी सीरीज़ क्या बन गई 15, अगली बन जाएगी 23, अगली हो जाएगी 31, अगली हो जाएगी आपके पास 39, फिर 47 और डैश 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 ऐसे ही। तो ये हमारी क्या हो गई है AP हो गई है। तो यही AP आपको फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 which is
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर में कुछ हवा भरी हुई है और उस हवा को वैक्यूम पंप की मदद से निकाला जा रहा है। एक बार में 1/4 ऑफ द एयर, जितनी भी हवा उस सिलेंडर के अंदर होगी उसका 1/4 निकल जाएगा। तो आपको इस कंडीशन पे आपको एपी फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं हम लोग इसको। तो टोटल एयर कितनी है आपके पास में x। तो चलिए हमें पता करना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इससे हमारी एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो पहले एपी बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में चेक करेंगे एपी है कि नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि सबसे पहला जो टर्म है वो कितना है, x है। अब x का 1/4 निकाल लीजिए। x का 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x/4। टोटल जितनी हवा होगी उसमें से x/4 माइनस करना है, तो इसमें से x/4 माइनस कर दीजिए। ये मेरा सेकंड टर्म हो जाएगा। तो सेकंड टर्म है कितना, इसमें से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3x/4। तो 3x/4 हवा बची है। जो बची हवा है उसी का 1/4 फिर से निकालना है, तो इसका 1/4 निकालिए। तो 3x/1/4 फिर से निकालेंगे तो आ जाएगा 3x/16। बची हवा से 3x/16 फिर माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x/4 में से 3x/16 माइनस कर दीजिए। जब माइनस करूँगा तो इन दोनों में जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 16। और इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 4 से काटेंगे तो 4 बचेगा। याद करिए नीचे से नीचे को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 से 3 को करेंगे तो आ जाएगा 12x। और 16 तो सेम है तो कुछ नहीं चेंज होगा। तो 12x में से 3x गया, कितना बचेगा, 9x। तो ये हुआ आपका थर्ड टर्म। अब इतनी हवा बची हुई है, अब इस बची हुई हवा का 1/4 फिर से निकालिए। तो ये रही मेरी बची हुई हवा और इसका 1/4 फिर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9x/64। अब जितनी भी हवा है 9x/64 इसमें से 9x/16 में से 9x/64 फिर माइनस कर दीजिए। तो अब मैं माइनस करूंगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 64। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से करेंगे तो 36 में से 9 जाएगा 27x आएगा। तो ये मेरी सीरीज बन रही है। अब मुझे चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने चेक नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे नंबर्स थे, पता चल जा रहा था कि वो एपी है। तो यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि चेक करने का तरीका होता है, कोई एपी है कि नहीं चेक करने का तरीका कॉमन डिफरेंस चेक करिए। तो मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। तो पहले मैं निकालूंगा T2 माइनस T1 का। T2 कितना है, 3x/4। T1 की वैल्यू कितनी है, x। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 4x, दिस इज माइनस x/4। ठीक है, एक बार और d निकालते हैं, T3 माइनस T2 करके। T3 में से T2 माइनस कर देते हैं तो दिस इज 3x/16 माइनस का 9x/16 माइनस का 3x/4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 9x, इससे कैरी करेंगे 4, यह आ जाएगा 12x। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 3x/16। और कट के छोटा भी नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आया है -x/4 और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आया है माइनस का 3x/16। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब इस सिचुएशन के ऊपर एपी नहीं बनाई जा सकती है। तो आप आंसर में लिखेंगे नो, दिस डाटा नॉट बिलोंग्स टू अ एपी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर द ईच मीटर। एक कुआं खोदने में पहले मीटर की खुदाई में 150 रुपये लगेंगे और फिर हर मीटर की खुदाई पर 50-50 रुपये लगते चले जाएंगे। तो ये सिंपल एपी आपको पता चल रही है। फर्स्ट टर्म कितना है, 150, फिर अगले किलोमीटर में 50 रुपये जुड़ जाएगा तो 200 हो जाएगा, फिर अगले में 50 रुपये जुड़ जाएगा तो 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही एपी चलती रहेगी। अब चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। तो बिल्कुल एपी है, क्योंकि आपको पता है T2 माइनस T1 50, T3 माइनस T2 50, सब में 50-50 का गैप है। तो यस इट इज़ अ एपी। करने का तरीका वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। This is the fourth part of question number 1 and very important question. So this is amount of money in the account every year. कह रहा है किसी अकाउंट में कुछ पैसा है हर साल। When 10,000 rupees is deposited, कह रहा है जिसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट किए जाते हैं। एंड
कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, और हर साल उसे 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इस सिचुएशन के ऊपर आपको एपी बनानी है और पता करना है वो एपी है भी कि नहीं है। फिर से सुन लीजिए, किसी अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किए जाते हैं, फिर हर साल उसके ऊपर 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दूं। आपको पता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n या t जो भी आप रख लें। यहाँ क्या होता है, a ये होती है अमाउंट, p क्या होता है प्रिंसिपल मनी, प्रिंसिपल मतलब जितना पैसा डिपॉजिट किया जाता है, r क्या होता है रेट विच इज 8%, और n क्या होता है, क्योंकि हम हर ईयर के लिए निकालेंगे, जब फर्स्ट ईयर के निकालेंगे तो 1, सेकेंड ईयर के निकालेंगे तो 2, थर्ड ईयर के निकालेंगे तो 3 रखेंगे यहाँ पे, तो सो ऑन। अब देखते हैं इस फॉर्मूले की मदद से हम एपी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, तो देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो हमने 10,000 रुपये जमा किया है, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट अगले साल से मिलेगा। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म की अमाउंट बनानी है तो क्या बनाएंगे, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, पी की जगह पे 1 प्लस आर कितना है 8/100, और n की जगह पे यहाँ पे क्या रख लेंगे हम लोग 2 रख लेंगे। उसी तरीके से अगली बार 10,000 रुपये, अगली बार के लिए आगे करेंगे। पहले ध्यान से देखिए, ये हुआ 10,000 रुपीज़, ये हो जाएगा 10,000 इंटू, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 108/10, और ऐसा 2 बार है तो 1 2 3 4 1 2 3 4, सो दिस इज 10,000 फर्स्ट ईयर का है। इसमें क्या बचेगा, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 108 108, 8 8 64, 8, दिस इज 000, दिस इज 108, दिस इज 4 6 6 1 1। सो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी 11,664। आपको पता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। भाई किसी बैंक में पहले साल 10,000 रुपये थे, फिर उसे 8% का इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट जुड़ के 11,664 रुपये यानी कि 11,664 रुपीज़ हो गई। अब इस अमाउंट के ऊपर पैसा मिलेगा, तो अब अगला जब अमाउंट निकालेंगे, अगले साल का जब निकालेंगे तो ये 11,664 के ऊपर निकालेंगे, 1 प्लस 8/100, और इस बार कितने साल के लिए हो जाएगा 3 इयर्स के लिए। तो दिस इज 11664 इंटू 108 इंटू 100, 108 इंटू 100/100 एंड 108/100। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 ये सब क्या है, कुछ भी यहाँ पे काटने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि आपने अगर काट के नंबर छोटा करने की कोशिश की तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जबकि हमें पता है कि अपॉन में 0 होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, सबको ऊपर मल्टीप्लाई करके डेसिमल गिन के लगा दीजिएगा। तो मैं इन सबका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। सो हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, और ये मल्टीप्लाई बहुत ही लंबा सा है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है तो अप्रॉक्स आपको 3 टर्म तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि आप T2 में से T1 माइनस करके देखेंगे, फिर T3 में से T2 माइनस करके देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा एपी है कि नहीं। तो यहाँ पे आया था इसमें हाउ मैनी 6 zeros देयर आर, हाउ मैनी zeros देयर आर 6 zeros, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो 14693.280, और ऐसे आप नंबर लेना चाहें तो लीजिए, वरना छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा एपी आ गया, ये मेरा थर्ड टर्म आ गया है। अब मैं चेक करूंगा कि ये एपी है या नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले डी निकालेंगे T2 माइनस T1 से, तो T2 की वैल्यू कितनी है 11664, उसमें से 10,000 माइनस कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1664, तो ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्या आंसर आने वाला है, चेंज हो जाएगा। ये है आपके पास टर्म T3 माइनस का T2, दिस इज़ 14693.28, इसमें से 11664 माइनस कर दीजिए, माइनस करिए 14693.28, इसमें से 11664.00 माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये जाएगा 82, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0। तो देखिए नंबर यहाँ पे क्या हो गए हैं, चेंज हो गया है।
कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया है, T2 माइनस T1 अलग आ रहा है, T3 माइनस T2 अलग आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे AP फॉर्म नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आपको थर्ड टर्म में निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP इफ A एंड D इज गिवन। आपको A और D गिवन रहेगा, आपको किसी AP के शुरुआत के 4 टर्म निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, करके देखते हैं। आपको पता है शॉर्टकट बनाने का तरीका, पहला टर्म होता है A, दूसरा होता है A प्लस D, तीसरा होता है A प्लस 2D, चौथा होता है A प्लस 3D। बस वैल्यू पुटअप करते जाइए, बनता चला जाएगा। जैसे A की वैल्यू क्या है 10, अगली बार A प्लस 10, ये कितना हो गया 20। अगला क्या होगा A यानी कि 10 और 10 की वैल्यू यहाँ पे D की जगह 10, 10 2 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 10 प्लस 3 30, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 एंड सो ऑन। इस तरह से आप ये AP बना सकते हैं। इसमें भी कैसे होगा, बिल्कुल वैसा ही। A, अगला है A प्लस D, अगला है A प्लस 2D, अगला है A प्लस 3D। A की वैल्यू -1 है, फिर अगला है A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे भी -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/2, इसे 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 0। फिर अगला वाला ये कितना है, ये है -1 3/2, दिस इज -1.1/2। तो इस तरह से +1/2, इस तरह से इसके शुरुआत के 4 टर्म आपके निकल आएंगे। वही चीज़ यहाँ भी करना है, सेम प्रोसेस है आपके पास। A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D और फिर A प्लस 3D। तो आपके पास A की वैल्यू कितनी है, आपके पास A की वैल्यू आपके पास है -1.25 कॉमा A प्लस D, इन दोनों को आपस में ऐड करना है तो ये हो जाएगा -1.25। फिर यहाँ पे प्लस है लेकिन इसके पास माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और उसमें से 0.25 माइनस कर दीजिए, ये होगा आपका सेकंड टर्म। तो कुछ सीरीज़ ऐसी दिखने लगेगी आपको, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 1.50। अब मुझे पता चल रहा है कि सीरीज़ क्या आने वाली है, मैं जानता हूँ -1.25 -1.50 -1.75 और माइनस का 2। तो इस तरह से 4 टर्म हमारे निकल आएंगे, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑफ गिवन एपीज। ये जो है ऑफ गिवन एपी कह रहा है, नीचे आपको एपी गिवन है, आपको इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा सा, इससे पुराने वाले क्वेश्चनों में जो मैं D निकाल रहा था 2 बार निकाल रहा था, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में मुझसे कह रहा था वो कि पता करिए AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं है ऐसा पता करने के लिए मुझे D को 2 से ज़्यादा बार या 3 बार ऐसे निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये AP है। अगर AP है तो इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम निकलेगा ही निकलेगा, तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ T2 माइनस T1 करके ही कॉमन डिफरेंस निकालिए, बार बार आपको D निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1 विच इज 1 माइनस 3, दिस इज माइनस का 2। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों निकल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1/3 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू है 5/3, यहाँ पे है 1/3, माइनस करेंगे 5 माइनस 1, दिस इज 4/3। उसके बाद यहाँ पे भी A की वैल्यू है 0.6 और D क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू कितनी है 1.7 और ये है 0.6, आप इसमें से माइनस करेंगे तो 1.1, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आपको सीरीज दी हुई है, पहले से ये AP है इसलिए मुझे बार बार D निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार D निकालना काफ़ी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज AP। कह रहा है आपको बहुत सारे इसमें पार्ट दे रखे हैं, बहुत सारे पार्ट है, मैंने आपको 2 लिख के दिए हैं। कह रहा है नीचे दिए गए जो पार्ट्स हैं आपको पता करना है उनमें कौन सा AP है कौन सा नहीं है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो AP पाए जाते हैं तो उनका A और D निकालिए,
साथ ही साथ 3 मोर टर्म्स और उनके आगे के 3 टर्म और निकालिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ ये क्वेश्चन है, मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है। जैसे मैं पता कर लूँगा एपी है या नहीं है, तो तुरंत एपी पता करने के बाद मैं इसका फर्स्ट टर्म निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, और जहाँ पे सीरीज खत्म हुई है उसके आगे के 3 टर्म और निकालूंगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म निकाले जा चुके हैं, तो टर्म 5, टर्म 6 और टर्म 7 भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एपी है कि नहीं ये कैसे पता करते हैं, कॉमन डिफरेंस से पता करते हैं। D इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। क्योंकि मुझे पता करना है एपी है या नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 बार निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2, दिस इज 2, और यहाँ पे T3 की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। तो ये कोई AP नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 2 में कॉमन डिफरेंस निकालता है D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 5/2, T1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ओनली 2, या T3 की वैल्यू कितनी है, 3, 5/2 माइनस कर दीजिए। 5/2 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपने एलसीएम ले रखा है, 2 से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4, और यहाँ पे आपने 2 से एलसीएम ले रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/2। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो यस इट इज़ एपी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस इट इज़ एन एपी, और जैसे ही एपी हो जाएगा तो इसका फर्स्ट टर्म और डी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 2 है, और d की वैल्यू कितनी है, अभी निकाल चुके हैं, वो कितना है, 1/2 है। अब इसके आगे के 3 टर्म और निकालने हैं। तो टर्म नंबर 1 2 3 4 हो चुका था, टर्म 5, टर्म 6 और टर्म 7 निकालना है। तो टर्म 5, टर्म 6, तो मैं इसे, हम लोग याद करिए कि टर्म को क्या लिखते हैं, an लिखते हैं, तो मुझे a5 निकालना है। तो a5 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, ये होगा a5। a6 क्या होगा, a प्लस 5d, दिस इज a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 5 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 प्लस 5/2, इसे जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5। उसके बाद a7 निकालना है आपको, a प्लस 6d, तो a की वैल्यू कितनी है, 2, 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2, इससे कैंसिल करेंगे तो 3, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले मैंने पता किया AP है या नहीं है। जब AP मिल गई तो मैंने A और D की वैल्यू निकाल ली, और जब A और D की वैल्यू निकल जाएगी तो 3 मोर टर्म्स निकालने थे। तो 4 पे टर्म खत्म हुआ था, टर्म नंबर 5, टर्म नंबर 6 और टर्म नंबर 7 मैंने निकाल के दे दिया है। आइए इसे कुछ और पार्ट देखते हैं। This is the part number 3, -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। हमें चेक करना ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, दिस इज -3.2 और T3 माइनस T2। तो T2 की वैल्यू कितनी, -3.2, ये माइनस अपनी जगह पे, T1 की वैल्यू -1.2, और T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू है माइनस का 5.2, और फिर माइनस की जगह माइनस, T2 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 3.2। लिखने का तरीका देख लीजिए आप लोग इस चीज़ को। जो सेकंड वाला नंबर होगा, जो T1, जो अगर माइनस में टर्म है तो उसे ब्रैकेट में रखा जाता है। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस 1/2, 3.2 में से 1/2 जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। सिंबल किसका, बड़े का, बड़ा कौन होता है हमेशा, माइनस। यहाँ पे इधर भी चेक करेंगे तो माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस 3.2, 5.2 में से 3.2 जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। सिंबल किसका, हमेशा बड़े का, बड़ा नंबर कौन है, 5, तो उसका सिंबल क्या होगा, -2। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यस इट इज AP, यस इट इज एन AP। जब AP मिल जाएगी तो A और D निकालेंगे। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2, और D की वैल्यू अभी अभी निकाली है माइनस का 2। अब मुझे इसका टर्म नंबर 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। अब मुझे निकालना है टर्म 5। तो टर्म 5 यानी कि A5 यानी कि A प्लस 4D,
ए की वैल्यू कितनी है, अभी अभी निकाली है -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, दिस इज -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। अब इसमें से इसको माइनस कर, अभी ये हमारा क्या प्लस माइनस माइनस हो गया, अब सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएगा, दिस इज 9.2, टर्म नंबर 5 क्या हो जाएगा 9.2, और दिख भी रहा है -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2, इस तरह से आपके हैं, लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। तो A6 क्या हो जाएगा A + 5D, तो A की वैल्यू कितनी है -1/2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -2, दिस इज -1.2 -10, दिस इज -11.2, और A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A + 6D, A की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, दिस इज -1.6 प्लस माइनस 12, दिस इज -13.2। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आइए कुछ और थोड़े टफ पार्ट देखते हैं इसके। सो दिस इज द पार्ट नंबर 5 विच इज 3, 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। अब हमें पता करना है ये एक AP है या नहीं है, तो पहले क्या करते हैं D फाइंड आउट करेंगे। D क्या होता है T2 - T1 और D = T3 - T2। तो T2 की वैल्यू कितनी है 3 + √2, उसमें से T1 यानी कि 3 माइनस करना है, और यहाँ पे क्या होगा T3, ये है T3, इसमें से माइनस करना है T2, T2 कितना है 3 + √2। आपको पता होना चाहिए अगर आपके सामने यहाँ माइनस है और अगला टर्म 2 या 3 लोगों से कंबाइन है तो उसे ब्रैकेट में रखना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने पे सिंबल चेंज हो जाते हैं अंदर के। आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ √2। यहाँ चेक करके देखते हैं, ये हो गया 3 + 2√2 -3, सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस का √2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो सिर्फ एक √2 बचेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यस इट इज एन AP, तो इट इज एन AP। सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। अब आपको इसी तरीके से इसके आगे के टर्म निकालने हैं। A5 निकालना है, A5 यानी कि A + 4D, तो A की वैल्यू कितनी है 3 + 4 इंटू डी की वैल्यू √2, तो ये आपका A5 आ जाएगा। A6 की वैल्यू A + 5D, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस ये 5 √2, और A7 की वैल्यू हो जाएगी A + 6D, तो A की वैल्यू कितनी है 3 + 6 √2, तो दिस इज द आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगला पार्ट देखते हैं। So this is the part number 10. This is A, 2A, 3A, 4A। ये एक AP है या नहीं है पता करना है, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, D निकालेंगे। D क्या होता है T2 - T1 और T3 - T2। तो T2 की वैल्यू 2A है, ये A हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, T3 की वैल्यू क्या है 3A, उसमें से 2A माइनस, यहाँ भी A आएगा, यहाँ भी A आएगा, यानी कि यस इट इज़ एन AP। तो इट इज़ एन AP। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी A, और D की वैल्यू भी कितनी है आपके पास में A, तो A5 निकालेंगे तो यह आ जाएगा A + 4D। तो A की वैल्यू A है, 4 की जगह 4, ये हो जाएगा D, टोटल हो जाएगा 5A। उसके बाद में A6 निकालना है, A + 5D, A की वैल्यू A, 5, D की वैल्यू A, 5A + A, दिस इज 6A। A7 A + 6D, A की वैल्यू A, 6, D की वैल्यू A, 6A + A, दिस इज 7A। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन अल्फ़ाबेट में था इसलिए मैंने आपको करा दिया है। अगला पार्ट देखते हैं। सो दिस इज द पार्ट नंबर 11 एंड दिस इज द पार्ट नंबर 12। तो पार्ट नंबर 11 देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है A² A³ A⁴ इस तरह से आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको पता करना है ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D = क्या होता है T2 - T1 और T3 - T2। T2 की वैल्यू कितनी है A² - A, और T3 की वैल्यू कितनी है A³ - का A²। अगर मैंने इसमें A कॉमन भी ले लिया तो यह आ जाएगा A - 1, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने A² कॉमन ले लिया तो A - 1 आ रहा है। टर्म सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही A है, यहाँ पे A कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इट इज नॉट एन
AP, तो ये कोई AP नहीं है, तो हमें सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पार्ट नंबर 12 देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले देखिए, मुझे इस सीरीज को अभी और थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा। तो बेहतर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। देखिए √2 है, आप 2 के फैक्टर नहीं कर सकते। जब फैक्टर नहीं कर सकते √2 एज इट इज रहेगा, तो इसे √2 को √2 लिखा रहने दीजिए। ये है √8। √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिसका स्क्वायर हो जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। देखिए इनका पेयर हो गया 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो वो 2 बाहर आ जाएगा और एक √2 अंदर बचेगा। तो √8 की जगह आप लिख सकते हैं 2√2। इसी तरीके से जब आप √18 चेक करेंगे, √18 को सॉल्व करेंगे, तो √18 की जगह सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 3 × 3। तो 3 का पेयर हो गया, वो बाहर आ गया, √2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2। ऐसे जब हम इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 4√2। ठीक है, तो ये अब हमारी सीरीज़ ये हो जाएगी। इस सीरीज से अब हमें कोई मतलब नहीं है। चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है T2 - T1 और T3 - T2। T2 की वैल्यू कितनी है 2√2, T1 की वैल्यू कितनी है √2, T3 की वैल्यू कितनी है 3√2, इसकी वैल्यू है 2√2। 2√2 में से एक √2 जाएगा तो सिर्फ एक √2 बचेगा, और 3 में से 2√2 जाएंगे तो सिर्फ एक √2 बचेगा। तो देखिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब यस इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। अगर ये AP है तो इसका A और D निकालना है, तो A की वैल्यू कितनी है √2 और D की वैल्यू कितनी है अभी मैंने निकाली है, विच इज़ ऑल्सो √2। अब मुझे इसके आगे के 4 टर्म और निकालने हैं, 3 टर्म और निकालने हैं। तो 1 2 3 4, A5 से शुरू करिए। A5 यानी कि A + 4D। A की वैल्यू कितनी है √2 + 4, इसकी वैल्यू है D, दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस इज 5√2। A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी A + 5D। तो A की वैल्यू है आपके पास √2 + 5√2, दिस इज 6√2। और A7 दिस इज A + 6D, तो √2 + 6√2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दिस इज 7√2। अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर मैंने निकाले हैं ये इस वाले फॉर्मेट के हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मांग रहा होगा तो क्या करेंगे। तो देखिए क्या करना है, ध्यान से मैं आपको रूट के बाहर जो नंबर आया हुआ है उसे अंदर भेजना सिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए होता कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है। जो नंबर बाहर होता है उस नंबर को अंदर भेज दीजिए स्क्वायर लगा के। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से ही तो बाहर आया था वो, है ना। जिनका पेयर बन रहा था वो बाहर आ जा रहे थे, वो बाहर इसीलिए आए हैं क्योंकि उनका पेयर था अंदर। तो बस 5 अगर अंदर है तो 5 को अंदर 2 बार लिख दीजिए बस। तो आंसर क्या आ जाएगा, √5 × 25, दिस इज 50। तो टर्म नंबर 5 क्या हो जाएगा, √50। उसी तरीके से इसको भी क्या लिखेंगे, ये है 2, 6 × 6, 6 6 36, 36 × 2 √72। इसी तरीके से इसको भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2 × 7 × 7, दिस इज 7 7 49, 49 × 2 = 98। तो इस तरह से अगले 3 टर्म है। अगर आपका आंसर इस फॉर्मेट में है तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, अगर इस फॉर्मेट में है तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, नो इश्यूज। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला पार्ट देखते हैं। So these are the last part of the question number 4 and the last question of the exercise 5.1। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दिस इज पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 में क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। पहले इस फॉर्मेट को आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो गई मेरी सीरीज। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग पहले मैं डी निकालूंगा। डी क्या होता है, T2 - T1 और T3 - T2। तो T2 की वैल्यू कितनी है 9, T1 की वैल्यू है 1, आंसर कितना जाएगा 8। यहाँ क्या होगा, T3 की वैल्यू है 25, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पे आंसर आएगा 16। क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। तो बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और अगला टर्म मुझे नॉर्मल दे रखा है 73। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं AP है या नहीं। तो पहले D निकालेंगे। D क्या होता है, T2 - T1 और दिस इज T3 - T2।
T2 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस का T1 कितना है 1, दिस इज 24, और T3 की वैल्यू कितनी है 49, यहाँ पे कितना है 24, माइनस कर दीजिए इसको, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, दिस इज 24। क्योंकि मेरे पास D सेम आ रहा है इसका मतलब यस इट इज़ एन AP, तो हम यहाँ लिखेंगे यस इट इज़ एन AP। और अगर ये AP है तो मुझे इसका पहले A निकालना है, तो A की वैल्यू कितनी है 1 और D की वैल्यू कितनी अभी मैंने निकाली है कितनी 24। अब मैं क्या निकालूंगा 1 2 3 4 4 टर्म हो गए, A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 निकालिए, ये A5 की वैल्यू होगी A + 4D, A की वैल्यू 1 है, 4 इंटू D की वैल्यू 24, सॉल्व कर दीजिए, 24 इंटू 4 दिस इज 96 और 1 97, यहाँ पे कितना आ जाएगा 97। A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी A + 6D, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू है आपके पास 1, A की वैल्यू कितनी है 1, 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है 24, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 24, 6 4 ज़ा 24, कैरी ऑन 2, 6 2 ज़ा 12 और 2 44, 145, ये कितना आ जाएगा 145। और उसके बाद है यहाँ पे ये कितना है A6 है ये। नाउ दिस इज A7 कितना होता है A + 7D, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 + 7 इंटू D की वैल्यू 24, दिस इज 1, 7 4 ज़ा 28, कैरी ऑन टू 7 2 ज़ा 14, 15 16, दिस इज 169। सो इस तरह से हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए और एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो गई है। आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ बेसिक मैथ्स नहीं आएगी तो आपको बोर्ड में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि CBSE बोर्ड जो है क्वेश्चन बहुत ही घुमा घुमा के पूछता है। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।